नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ हैं आराधना। आपका स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी और शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी। रविवार का दिन है, जुड़ेंगे उनका भी। आराम से चाय की चुस्कियां लीजिए, नाश्ता कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, घूमिए फिरिए, लेकिन साथ में अगर आपके पास मोबाइल है तो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम को, जरूर देखिए और उसके अलावा कमेंट भी कीजिए कि आखिर आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अपील है, आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है और बहुत कुछ, लेकिन छुट्टी के दिन हलचल मची हुई है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया और खासकर जो पश्चिमी एशिया है वहां पर केंद्रित हो गई है, सेंट्रलाइज हो गई है पूरी दुनिया, और हॉर्मुज के इर्द गिर्द पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। अगर आप हॉर्मुज, और कई बार हम लोगों ने दिखाया, आज भी कोशिश करेंगे कि जो मरीन रूट है उसको अगर आप देखें, जो वहां के यातायात को आप देखेंगे, यानी समुद्री यातायात को अगर देखेंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। सड़कों पे हम लोग अपने अपने शहर में जो भीड़ देखते हैं उससे ज्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी मरीन में, यानी समुद्र में। और समुद्र में जो भीड़ है वो आजकल क्यों वहां से केंद्रित हो गई, सेंट्रलाइज हो गई है हॉर्मुज के इर्द गिर्द या बाबल मंदब के इर्द गिर्द, ये आप जानते हैं, यहां बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यहां पे आती है कि जिस जंग को हम अभी तक खत्म होने की कगार पर देख रहे थे, जो जंग अभी तक उस दिशा में जा रही थी जहां से हम लोग थोड़ी सी इत्मीनान से थोड़ा सा वो शांति की बात कर रहे थे, और लेकिन वो जंग अब फिर से यहां भड़कने वाली है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन है वो कल्प्रिट जो इस जंग को भड़का रहा है? अगर ये पूछूं आपसे तो मैं जानता हूं कि आप लोगों में से 99% लोग यही कहेंगे कि उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है और बिन्यामिन नेतन्याहू है। बिल्कुल सही आपने समझा, यही दोनों हैं, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बंदूक का, अपनी गोलियों का, अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल किसी और के कंधे पे रख के करना जानते हैं, और अमेरिका यही करता रहा है। अमेरिका लगातार, आप जानते हैं कि उसने, आपको शायद यह भी पता होगा कि पूरी दुनिया में अमेरिका के 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डों वाला यह देश अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन यहां ईरान में आकर थर-थर क्यों कांपने लगा, यह भी बहुत जरूरी है समझना। और कल रात से अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं उसको विस्तार से अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, मैं और आराधना, और साथ ही कुछ हमारे और जुड़ेंगे। उसके अलावा हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान में भी बवाल मचा हुआ है, एक अलग लड़ाई चल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, आपको पता होगा, 30 मिनट का भाषण, आधे घंटे का भाषण, रात को 8:30 बजे से 9 बजे तक। उस भाषण को भी आपने डीवी लाइव पे देखा, लेकिन उस 30 मिनट के भाषण में 34 बार, जी हां 34 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। आखिर कांग्रेस से क्यों कांपते हैं नरेंद्र मोदी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ईरान चलते हैं, ईरान की बात करते हैं। और ईरान में कल से लेकर आज तक ईरान अपनी बात, अपना पैगाम वो पहुंचा चुका है डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप साहब, अगर आप सीज फायर चाहते हैं, आप हमारी बातों को सबसे पहले मानिए, हमारी शर्तों को मानिए और धमकाना बंद कीजिए। आप एक तरफ हमसे कहते हैं कि हम युद्ध विराम कर बैठे हैं, दूसरी तरफ आप धमकाने लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा, ये सारी बातें यहां पर कहते हैं। और दूसरी तरफ ब्लैकमेल की बात जब आती है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान मुझको ब्लैकमेल ना करे। आखिर ऐसा क्यों, यह भी समझने की जरूरत है। और इन सब के बीच अमेरिका में जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है, पूर्व उपराष्ट्रपति वहां की कमला हैरिस, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थी और जिनको हराकर डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता पर काबिज हुए हैं, उनका बयान भी आया है, बहुत गंभीर बयान है। वहां के सीनेटर्स लगातार कह रहे हैं, और अब तो सीनेटर्स जो रिपब्लिकन के हैं वो भी कहने लगे हैं, और दुनिया तो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलती कर बैठी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शांति का पुरस्कार भी चाहिए। वो कहते हैं बार बार कि मैंने कई सारे युद्ध, 8 जंग हमने रुकवा दी हैं, 9वें जंग में आप क्यों कूद पड़े फिर से? आप जंग में हैं और कह रहे हैं कि मैं शांति का प्रतीक हूं, यह कैसे हो सकता है? तो बहुत कुछ, एक हाथ में कुछ और दूसरे हाथ में कुछ, यानी एक हाथ में आप शांति की किताब लेके बैठे, बाइबल, गीता और ये सब लेके चले, और दूसरे हाथ में आप बंदूक लेके चले, तो ये भी नहीं चल सकता। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। इसलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप जो हैं उनको क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े, यहां पर अगर कहा जाए तो एक अपराधी नंबर 1 अगर देखा जाए और अपराधी नंबर 2, तो इन दोनों का नाम आएगा बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन क्या क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, इस पे आते हैं हम। सबसे पहले आराधना, कल से लेकर आज तक में बहुत सारी बातें हैं और उसमें बाघेर का जो बयान है, सबसे पहले उनके बयान पे आते हैं और बाघेर का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ईरानी संसद के यानी मजलिस के वहाँ स्पीकर हैं और उनकी लीडरशिप में ही ये डेलीगेशन पूरा इस्लामाबाद गया था और बाघेर यहाँ पर इस जंग को भी लीड करते हुए दिखाई देते हैं कई बार, कई मर्तबा। इसीलिए यहाँ पर बाघेर का बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो साफ साफ यहाँ अमेरिका को समझा रहे हैं, धमका रहे हैं, दोनों ढंग से। कि आप समझाने के हिसाब से नहीं समझे तो चलिए धमकी हमारे देख लीजिए। तो बाघेर क्या कह रहे हैं जरा स्क्रीन पर ले आइए। सबसे पहले बाघेर की बाइट सुन लेते हैं, पहली बाइट बाघेर की जरा सुनाइए। ولی من اینجا یه نکته رو میخوام بگم، اصلا اینجا به این وارد بشم. این به معنی این نیست که ما در قدرت نظامی از آمریکا قوی تریم. خب که 2 تا 4 تاست. معلومه آمریکایی‌ها پولشو از ما بیشتر، تجهیزاتشو از ما بیشتر، امکاناتشو از ما بیشتر. بس که اینا در دنیا جنایت کردن، چون همیشه کارشون تهاجمه، تجربهشون از ما بیشتر. رژیم صهیونیستی هم که نوکر و عمله اونها هست تو منطقه و برای منافعشون، دیدین که او جنگ قبل هم اشاره کردن که اگر در دولت از قبلی آمریکا که اگر اسرائیل هم نمی بود امروز باید یه اسرائیل در منطقه درست میکردیم. یعنی در واقع ژاندارم اوناست، در اینجا میخواد کار خودش انجام میده. خب اونم از قدرت بالایی برخورداره. یه وقتی من میبینم مردم عزیز ما میگن که ما اونا رو نابودشون کردیم. نه، ما اونا رو نابودشون نکردیم. این رو بدونیم. ما در این جنگ برنده میدانیم و ما تونستیم. نگاه کنید اینجا این نکته مهمه که بدونیم. तो आपने सुना यहाँ पे जो यहाँ फारसी जानते हैं वो तो समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में रखता हूँ आपके सामने। हिंदी उर्दू जो मिक्स अपने यहाँ हिंदुस्तानी भाषा है उसमें रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि सैन्य शक्ति में हम संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ, सैन्य शक्ति में हम संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक शक्तिशाली हैं। ये एक बुनियादी गणित है, ये स्पष्ट है यानी साफ है कि उनके पास अधिक धन, उपकरण और संसाधन हैं। और चूंकि उन्होंने कई देशों पर आक्रमण किया है और दुनिया भर में अपराध किए हैं, इसलिए उनके पास हमसे अधिक अनुभव है। यानी अपराधी के पास जो अनुभव होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस है। ज़ायोनी शासन यानी इजरायली शासन जो है, यहूदियों का शासन जो है, वो जो इस क्षेत्र में अमेरिका का सेवक और एजेंट है, उसके पास भी अपार शक्ति है। कभी कभी हम अपने प्रिय लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमने उन्हें नष्ट कर दिया। हमने उन्हें नष्ट नहीं किया। ये बात हमारे प्रिय लोग भी कई बार कहते हैं कि हमने उन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने उन्हें नष्ट नहीं किया, खत्म नहीं किया है। लेकिन इस युद्ध में, इस जंग में हम युद्ध क्षेत्र के विजेता हैं, हम उसके विनर हैं, विजेता हैं। निश्चित रूप से उपकरण, संसाधन और धन युद्ध और विजय में प्रभावी होते हैं। ये तीनों चीजें जो हैं, धन, युद्ध और विजय में प्रभावी होते हैं। बिल्कुल सही है, ये आप भी जानते हैं कि आपके पास कितने उपकरण हैं, यानी कितने हथियार हैं, कितने संसाधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं, और कितना मनी पावर आपका है, ये जंग में आपके जीत के लिए, जंग के लिए और जीत के लिए प्रभावी होते हैं। इसकी जरूरत होती है। और लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमने एक असममित युद्ध इस तरह लड़ा कि अपनी योजना और तैयारी के बल पर हमने दुश्मन को खदेड़ दिया है। यानी यहां पर कह रहे हैं बाघेर कि हमारे पास कुछ भी नहीं, माफी चाहूंगा, गालिबाफ, बाघेर गालिबाफ सही तो है नाम, बाघेर गालिबाफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास उपकरण नहीं, संसाधन नहीं, धन नहीं, यानी कोई पावर नहीं, उसके बाद भी हमने जंग के मैदान से इन दुश्मनों को अपनी तैयारियों के दम पर हमने इनको खदेड़ दिया। ये बात यहां पर कह रहे हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे बाघेर का बयान। और ये बयान जो है वो और इंपॉर्टेंट तब होता है जब ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि अमेरिकी सरकार, जी हाँ, अमेरिकी सरकार
इससे पहले ये देख लेते हैं, दुश्मन के पास धन और संसाधन थे लेकिन उन्होंने उचित योजना के साथ कार्य नहीं किया, उन्होंने रणनीतिक गलतियां की। वे हमारी जनता को समझने में उतनी ही गलती करते हैं जितनी अपनी सैन्य योजनाओं को समझने में गलती करते हैं, ये बागेर कह रहे हैं। बागेर इसके आगे कहते हैं कि अमेरिकी सरकार का दावा है कि अमेरिका सर्वोपरि है, लेकिन व्यवहार में उसने दिखाया है कि इजराइल सर्वोपरि है, क्योंकि वो इजराइल द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेती है। अमेरिकी सरकार की बात कर रहे हैं, यानी ये इजराइल पर डिपेंडेंसी अमेरिकी सरकार की ज्यादा है। और सबसे आखिरी बात जो इन्होंने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें कह रहे हैं कभी कभी मैं अपने प्रिय नागरिकों यानी वहां की आवाम और यहां तक कि राष्ट्रीय मीडिया से भी सुनता हूं कि हमने उनकी सारी सैन्य शक्ति नष्ट कर दी है, इसलिए हमें आगे बढ़कर बाकी बचे हिस्सों को भी नष्ट कर देना चाहिए और बातचीत नहीं करनी चाहिए। यहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है कि युद्ध के मैदान में हमें बढ़त हासिल है और यही कारण है कि ट्रंप युद्ध विराम का अनुरोध कर रहे हैं। यहां साफ साफ ट्रंप युद्ध विराम का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस जंग में हमें बढ़त हासिल है, ये बात यहां पर कही जा रही है बागेर गालिबाफ की तरफ से, और ये बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जरा आराधना आपके पास आना चाहता हूं। इन खबरों के साथ साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार यहां पे आ रहे हैं अलग अलग देशों की तरफ से, अलग दुनिया के, और खासकर अमेरिका की तरफ से भी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान, उस बयान पे भी हम आएंगे, लेकिन ईरान यहां पर आपको कहां दिखाई देता है? अगर ये पूछा जाए कि ये जिस ढंग से ईरान पूरा का पूरी तैयारियां, और यहाँ पर ईरान के जो ये स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं बार बार कि कई बार हमारे लोग भी कहते हैं कि अब तो खदेड़ दिया है अब, लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ वहीं पर टिका नहीं रहता है। कैसे देखा जाए? राजीव जी, अगर देखें मौजूदा वक्त में ईरान पूरी तरह इस क्षेत्र में हावी है। जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, अब युद्ध विराम भी अगर हुआ है तो साफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ही डिमांड पर हुआ है, और एक बार फिर वो ही बातचीत की बार बार अपील कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने तो बढ़त बना रखी है इस क्षेत्र में। गालिबाफ यही नहीं रुकते, उन्होंने एक और जरूरी बात कही है जो मैं यहां बताना चाहती हूं कि बहुत अहम बयान दिया है उन्होंने। अमेरिका को चेताया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, यहां कोई भी बाहरी ताकत सत्ता में बदलाव नहीं कर सकती, सरकार नहीं बदल सकती। यानी ईरान कितना मजबूत है इसकी एक तस्वीर हम पिछले 40 दिनों की जो जंग थी उसमें हम देख चुके हैं, और गालिबाफ के इन बयानों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि अभी सीज फायर भले ही लागू है, लेकिन अगर दोबारा जंग की जरूरत पड़ी तो ईरान इतना मजबूत है कि वो जंग के मैदान में दोबारा अमेरिका और इजराइल को पटखनी नहीं दे सके। साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ईरान अपने रुख पर अडिग है, वो कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुरुआत से, चाहे जंग से भी पहले की अगर हम बात करें तो ईरान वही था, उसका साफ कहना था कि हम अपना यूरेनियम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी और के दबाव में नहीं झुकेंगे, और जो तख्ता पलट की कोशिशें अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही थी उसे लेकर भी ईरान ने साफ कर दिया। ईरान ने बता दिया कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि भले ही आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई इजराइल और अमेरिका के पहले हमले में, ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो इस जंग में टूटा नहीं, वो दोबारा उठकर खड़ा हुआ, और तुरंत ही, मतलब ये सारी चीजें ऐसे हुई कि अमेरिका और इजराइल को पता भी नहीं चला कि कब ईरान उस नुकसान से उबरकर दोबारा उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया है, और पूरे 40 दिन तक मैदान में डटा रहा, वो कहीं भी पीछे नहीं हटा। अब एक बार फिर जब अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा युद्ध विराम के लिए समझौते की बात कह रहे हैं कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाए, उनका कहना है कि डील बहुत अच्छी चल रही है ईरान के साथ। हमेशा ही कहते हैं, ट्रंप कभी कहते हैं डील बहुत अच्छी चल रही है, फिर दूसरे ही मिनट उनका एकदम से रुख बदल जाता है और कहते हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो हम फिर बमबारी करेंगे। यानी ट्रंप खुद ही क्या कह रहे हैं शायद उन्हें नहीं पता, वो क्या कहना चाह रहे हैं उन्हें नहीं पता। कोशिश उनकी जरूर दिखाई देती है कि ईरान कैसे भी बातचीत की टेबल पर आ जाए, चाहे धमकी से, चाहे अपील से कि युद्ध विराम जरूरी है, आगे बढ़ाना जरूरी है। और ट्रंप ना सिर्फ खुद युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, बल्कि एक मैसेज दुनिया में दे रहे हैं कि कितना जरूरी है युद्ध विराम। तो एक तरह से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर दबाव बनवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका जिस तरह अपने रुख पर कायम है, वो तरह तरह की शर्तें बदलता रहता है। पिछली बार भी वार्ता इसीलिए डिरेल हो गई थी क्योंकि अमेरिका जब मेज पर आया बातचीत की तो शर्तें लगातार बदलता रहा, और ईरान तैयार नहीं था अमेरिका के आगे झुकने को, क्योंकि उसका साफ कहना था कि हमारी शर्तों का भी पालन करना होगा, हम पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा, जो प्रमुख मांग है हमारी, कम से कम हम उनसे पीछे तो नहीं हटेंगे। हाँ, बाकी शर्तों पर अगर समझौते की जरूरत पड़ती है दुनिया में शांति स्थापित करने के हिसाब से, लिहाज से, तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में जब वो वार्ता डिरेल हो गई, अब दोबारा बातचीत की पूरी कोशिश
कोशिश की गई, पाकिस्तान से नेतृत्व आया, डेलीगेशन आया, यहां इस्लामाबाद के बैठक की भूमिका बनाने के लिए ईरान पहुंचा, लेकिन ईरान ने तो क्लियर मैसेज दे दिया कि जब तक अमेरिका हमारी शर्तों के लिए तैयार नहीं होगा उन्हें मानने के लिए, तब तक हम नहीं जाएंगे टेबल पर। और वही हुआ। पहले यह हुआ कि 16 अप्रैल को हो सकती है वार्ता, फिर आ रहा है कि 20 अप्रैल को वार्ता हो सकती है। तो ये लगातार डेट्स निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि हम तब तक बातचीत की टेबल पर नहीं जाएंगे जब तक अमेरिका हमारी बात नहीं मानेगा। और ईरान सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अमेरिका हमारी बात मान ले, वो ये भी कह रहा है कि अगर वो युद्ध विराम की वार्ता के लिए तैयार नहीं है, अगर वो धमकियां ही दे रहा है जंग की, तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मुज्तबा खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई गए और दूसरे आयतुल्लाह खामनेई आ गए, यही रेजिम चेंज है। और ये बात कही है अमेरिकी सीनेटर ने, आसफ ने, लेकिन उस पे जाएं हम उससे पहले मुज्तबा खामनेई ने जो कहा है और जो बात अभी यहाँ आराधना कह रही हैं, उसी बात को जरा देखते हैं क्या उन्होंने कहा है। मुज्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, वो क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए। ईरान की सेना ने दुश्मनों के खिलाफ साहसिक रक्षा की, दुश्मनों के खिलाफ साहसिक रक्षा की और उन्हें करारा जवाब दिया। इस युद्ध ने दुश्मनों की कमजोरी और हार को उजागर कर दिया है। ईरान के ड्रोन दुश्मनों पर बिजली की तरह हमला करते हैं और नौसेना किसी भी समय दुश्मनों को हराने के लिए तैयार है। ईरान की सेना को अब और मजबूत बनाने का वक्त आ गया है। ईरान अब किसी भी खतरे का जवाब और ज्यादा ताकत के साथ देगा। यहां साफ साफ मुज्तबा अली खामनेई का कहना है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है मुज्तबा खामनेई का यह बयान, जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि ईरान की सेना दुश्मनों के खिलाफ साहसिक रक्षा की है उसने, और करारा जवाब देने के लिए दिया है और अभी भी तैयार है। इसको और मजबूत करने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सुप्रीम लीडर इज सुप्रीम, और ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान जो है वो रिचार्ज करता है वहां के जवानों को, वहां के जो सड़क पे जो लोग झंडे लेकर निकल रहे हैं, यानी वहां की आवाम को। और यह मजबूती, मानसिक मजबूती बहुत बड़ी चीज होती है जो मुज्तबा खामनेई बार बार दे रहे हैं। उनका पैगाम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जानते हुए कि आखिर यहां से किस दिशा में ये जंग। और ये आपको ऐलानिया तौर पे बता देता हूं कि ये जंग अभी तक जो सीज फायर है, इसके बाद ये जंग फिर से स्टार्ट होने की कगार पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि इधर ईरान भी इसकी तैयारियां कर रहा है, भरपूर तैयारियां कर रहा है। परसों से लेकर आज तक में कितना सारा परिवर्तन हो गया आराधना, जिसमें सबसे बड़ी चीज कि हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया ईरान ने, और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर धन्यवाद भी दे दिया, थैंक यू भी कह दिया। लेकिन उसके बाद देखिए परिस्थितियां कैसे तुरंत चेंज होती हैं, 12 घंटे के अंदर परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। और उसके बाद वो साफ साफ ईरान जो है उस हॉर्मुज को फिर कंट्रोल में ले लेता है। कंट्रोल में तो है ही, मतलब बंद कर देता है। भारत के 2 जहाज़ों पर गोलीबारी होती है, उसमें यहाँ के घटनाक्रम पर भी हम आएंगे। लेकिन उसके बाद अब ये जंग की तरफ फिर से, और जैसे अभी आपने भी बताया कि ईरान जो है वो साफ साफ मना कर चुका है कि हम सेकंड राउंड में अब इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप अनुरोध करें हमसे, पहले डोनाल्ड ट्रंप हमसे रिक्वेस्ट करें कि हां यहां से बातचीत किस दिशा में करनी है, ये सारी चीजें लेके आए, उसके बाद एक टेबल पे हम बैठेंगे। तो बहुत कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पलटी मार बातें हैं और उसको कैसे देखा जाए, और यहां पर ईरान एक दिशा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कैसे देखा जाए। राजीव जी, देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरह घिर गए हैं। जब से उन्होंने ईरान की जंग शुरू की है, हम लगातार दे रहे हैं कि उनका विरोध अपने ही देश में हो रहा है, यानी ईरान की तरफ से तो लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। ईरान कहीं भी पीछे नहीं हटा है, वो तनकर खड़ा है। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात ऐसे हो गए हैं कि वो कभी कहते हैं कि अभी अभी हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन अब अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी, क्योंकि उनको वहां दिखाई दे रहा है कि मैंने जो जंग शुरू की है, अगर मैंने नाकेबंदी हटा दी तो ये कहीं ना कहीं मेरी हार का सिंबल होगा, अमेरिका हार गया है, ये मैसेज चला जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटेगी, लेकिन हाँ, हॉर्मुज खोलने के लिए आपका धन्यवाद। तो वो ये कहकर कहीं ना कहीं अपनी इमेज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम आज की तारीख में कोई भी शख्स भरोसे के साथ, कोई भी देश उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ईरान तो दूर की बात है, ईरान के साथ तो अमेरिका ने जिस तरह बार बार धोखा दिया है, उसके लिए भरोसा करना मुश्किल है ही। लेकिन आज देखिए यूरोप भी अमेरिका से दूर हो चुका है, उसके नेटो सहयोगी, इधर जापान हो गया, किसी को भी अमेरिका पे भरोसा नहीं रह गया है। और इन सब की वजह डोनाल्ड ट्रंप है।
अपने ही देश में ट्रंप को इतना विरोध देखना पड़ रहा है, चाहे वो रिपब्लिकन के सीनेटर्स हो, चाहे वो डिप्लोमेट्स हो, मतलब जितने भी हो, अमेरिका में भी सब ने आवाज उठाई है। पूर्व राजदूतों का बयान आ रहा है कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप गलत फैसले ले रहे हैं, उनका विरोध वहां देखा जा रहा है। वहीं इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। कल रात भी इजरायली जनता सड़कों पर थी और वो विरोध कर रही थी कि जिस तरह नेतन्याहू एक के बाद एक जंग में उतर रहे, एक के बाद एक मोर्चे खोल रहे हैं, ये देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कोशिश है जेल से भागने की। लेकिन अगर ईरान का नजारा हम देखें तो वहां महिलाएं उतरी रैली में, और किस लिए उतरी? सिर्फ अमेरिका और इजराइल के विरोध में, ना कि अपने नेता के विरोध में। वहां महिलाएं, वहां देश की पूरी जनता बार बार सड़कों पर उतरकर ये दिखा रही है। अभी परसों, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, परसों जब मिलिट्री डे वहां पर मनाया गया, मिलिट्री डे हर साल 18 अप्रैल को ईरान में मनाया जाता है, और मिलिट्री डे पे जिन महिलाओं को, बच्चों के साथ महिलाएं देखी, जरा तस्वीर ले आइए, बहुत सारी तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी, उन तस्वीरों को देखें जिसके बारे में आराधना कह रही हैं। और मैंने कल पूछा भी था हमारे ईरानी साथी से कि ये महिलाएं इतनी हाथ में गन लिए हुए, हाथ में मशीन गन लिए हुए ये कैसे जा रही हैं? तो उन्होंने बताया कि ये वॉलंटियर्स हैं, यानी वॉलंटरी हम सैनिक की भूमिका में आपके साथ हैं, ये बात यहां पर। और जब भी जरूरत हो, अब देखिए बच्चे सहित, जब भी जरूरत हो तो हम जंग की मैदान में आ सकते हैं। ये तस्वीरें ईरान से आ रही हैं और इससे इनके जज्बे को वहां समझा जा सकता है, परखा जा सकता है कि कैसे ये महिलाएं यहां से जंग के मैदान की में अगर जाने की जरूरत पड़े तो वो तैयार बैठी हुई हैं। ये पूरा का पूरा मिलिट्री डे के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं, और खासकर महिलाएं और बच्चे जिस ढंग से ईरान में बाहर निकल के आए। और इसके बाद ये साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं हॉर्मुज के इर्द गिर्द जो लड़ाई चल रही है, और ये इस जंग को 2 पॉइंट पे रोक दिया गया है। पहला पॉइंट जो है वो हॉर्मुज है, दूसरा पॉइंट है यूरेनियम एनरिचमेंट। ये दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के इर्द गिर्द ये जंग चल रही है, और इसमें ईरान साफ साफ कह रहा है कि हॉर्मुज पे हमारा अधिकार है, वो कंट्रोल हमारा ही रहेगा, पहली बात। और अपनी नाकेबंदी आप हटाइए यहां से, क्योंकि अमेरिका ने पहले कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं यहां से, अपने युद्धपोतों को यहां से लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल उन्हीं के एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत मजेदार है आराधना की, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं, उनका प्रशासन कुछ और कहता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं, उपराष्ट्रपति जो जेडी वेंस हैं वो कुछ और कहते हैं, और उनके विदेश मंत्री तो पता नहीं कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल, मार्को रूबियो। तो ये सब अलग अलग बयान देते हैं। ईरान में सबके जो बयान हैं, सबकी बातें जो हैं वो एक तरह की आती हैं, चाहे वो बागेर हो, चाहे पेजिशकियान हो, चाहे और भी हो, अब्बास अरागची हो। ये मुख्य रूप से ये तीनों के बयान जो हैं, या IRGC के बयान जो हैं, वो सारे बयान एक तरह के दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। तो ये साफ दिखता है कि अमेरिका और ईरान में क्या डिफरेंस है। और इन सब के बीच महिलाओं का आप जिक्र कर रही थी, महिलाओं की तस्वीर आप देख लीजिए, और भी शायद आपके पास कुछ खबरें हैं, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन इन महिलाओं की तस्वीरों से साफ समझ में आता है कि जिस देश की महिलाएं, जिस देश के युवा, जिस देश के बच्चे, जिस देश के बुजुर्ग सब सड़कों पे हों और अपने सुप्रीम लीडर के एक आदेश का इंतजार कर रहे हों, वो देश कतई हार नहीं सकता है। और यही यहां पर बागेर ने जो बात कही, बागेर गालिबाफ ने जो बातें कही, उन्होंने भी यही कही है कि हमारे पास भले हथियार ना हो, हमारे पास भले पैसा ना हो, हमारे पास भले संसाधन ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम इस जंग में जीते हुए हैं, और सिर्फ यही चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद घोषणा करें कि हाँ हम आप इस जंग में जीत गए हैं। और लेकिन हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो कहें डोनाल्ड ट्रंप कि अब मैं शांति चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप शांति भी नहीं चाहते हैं, वो सीधे सीधे अब इजराइल की तारीफ कर रहे हैं। इजराइल की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, इजरायली प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए क्या कहा है, जरा उसको स्क्रीन पर ला सकते हैं तो ले आइए। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि लोगों को इजराइल पसंद हो या ना हो, देखिए बहुत गौर से सुनिए इसको, लोगों को इजराइल पसंद हो या ना हो, लेकिन उसने साबित किया है कि वो अमेरिका का बहुत अच्छा साथी है। इस सेंटेंस को गौर फरमाइए कि लोगों को इजराइल पसंद हो या ना हो, लेकिन उसने साबित किया है, यानी इजराइल ने साबित किया है कि वो अमेरिका का बहुत अच्छा साथी है, क्योंकि अब कंधा देता है बंदूक चलाने के लिए। इसमें उन्होंने आगे कहा है कि वो बहादुर, निडर, वफादार और समझदार हैं। देखिए, वे बहादुर, निडर, वफादार और समझदार हैं, उन लोगों से अलग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में अपना असली रंग दिखा दिया। इजराइल जमकर लड़ता है और जीतना जानता है। आखिर इसका मतलब क्या है? ट्रंप ने
इजराइल के ऊपर ये अपने पोस्ट में लिखा है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इजराइल आपको पसंद हो ना हो, ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं क्या? हमको तो नहीं पसंद है, और ये मैं खुले तौर पे कह रहा हूं। भले हमारी सरकार को पसंद हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इजराइल धूर्त देश, धूर्त लोग मुझे पर्सनली कहूं तो पसंद नहीं आते हैं। और ये खुल के बोलने में कोई बुराई नहीं है। और मैं ना डिप्लोमेट हूं और ना ही किसी देश का राजदूत हूं, तो क्यों यहाँ डिप्लोमेसी दिखाऊंगा? पत्रकार हूं, खुल के रखता हूं बातें, और पत्रकारिता में बातें छिपा के नहीं रखनी चाहिए, खुल के बोलनी चाहिए। मैं जो हूं वही सामने रखता हूं। हमारे साथी भी वैसे ही हैं जैसे मैं कह रहा हूं, इसीलिए डीबी लाइव को आप लोग पसंद करते हैं। बात यहां सिंपल सी है कि अगर इजराइल किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन इजराइल की इतनी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कर क्यों रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल आता है। इस सवाल पे आएंगे, लेकिन हमारे साथी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आपके पास क्या है? बहुत कुछ बड़ी खबर लेके आ रहे हैं आप। नहीं, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने बोली कि इजराइल को पसंद तो अमेरिकी भी नहीं करते। अमेरिका में भी जो सर्वे आया है उसमें भी 70% लोगों ने यही बोला है कि भाई हम ये जंग लड़ क्यों रहे हैं। उनका जो गुस्सा है वो इजराइल को लेकर ही है। और इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने देश में भी उनकी लोकप्रियता कम हो गई है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस जंग को लेकर अमेरिका हो या कहीं दुनिया का कोई भी देश हो, सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को ही दोषी मान रहे हैं। और जिस तरीके से अब चर्चा चल रही है, क्योंकि इस्लामाबाद बातचीत लगभग अब वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि अब ना तो अमेरिका का प्रतिनिधि वहाँ पहुँच रहे हैं और ना ही ईरान ने तो साफ मना कर दिया है कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। बोले जब बातचीत में कुछ चीज़ तय होना ही नहीं है तो फिर बातचीत क्यों की जाए? सबसे पहले आपको होर्मुज से अपना जो घेराबंदी है अमेरिका को, वो हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही बातचीत होगी। और उसके बाद लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि जंग की, क्योंकि 22 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी दे चुके हैं कि 22 तारीख को हम हमला करेंगे। लेकिन जो अमेरिका का जो अब तक का जो रुख रहा है, जो तारीख वो देते हैं हमला उस दिन नहीं होता, उससे पहले ही होता है। तो सीज फायर तोड़ भी सकता है अमेरिका कभी भी। तो इसको लेकर पहले से ही ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। खामनी का बयान भी आ चुका है कि अब की बार हमारा जो हमला होगा वो बिजली की रफ्तार से होगा, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। और उस जो अमेरिकी रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये रिपोर्ट दी है कि जो सीज फायर हुआ है उसके बाद से ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी जो पहले बंद हो गई थी, क्योंकि उसके जो एंट्रेंस गेट थे उन पर मिसाइल हमले और बम गिराए गए थे, उस मलबे को साफ करके वहाँ से अपने हथियार फिर से निकाल लिए हैं। पहले जो उनकी क्षमता 50% रह गई थी युद्ध लड़ने की, वो अब बढ़कर 70 और 80% हो गई है। अब होर्मुज पर उनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसको डर अमेरिका को ये भी लग रहा है कि जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका से बढ़ा हुआ है पश्चिमी एशिया की तरफ आने के लिए, उनका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। लेकिन पहले जो आ रहा था वो स्वेज नहर होते हुए आ रहा था, लेकिन अब जब उन्हें हूतियों का डर लगा तो अब उसको पूरा चक्कर लगाया जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप का। मतलब उसकी जो दूरी है वो 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उनका जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है R4, जो बीच में जिस पर आग लग गई थी, उसको स्वेज नहर होते हुए ही पश्चिमी एशिया में लेके आया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब वो यमन के पास पहुंचेगा, बाबा मंडेब जो स्टेट है उस पर जब वो पहुंचेगा, तो क्या हूती उस पर हमला नहीं कर सकते? आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को तो बचाने के लिए पूरे अफ्रीका का, हूती तो छोड़िए, वो तो ईरान भी हमला कर सकता है। ईरान के पास है 2500 किलोमीटर, क्या ईरान ने 4000 किलोमीटर दाग के दिखा दिया था? नहीं, वो उसके लिए ईरान को मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एक छोटी सी बोट भी जाकर हमला कर देगी, ड्रोन से हमला कर देगी। हाँ, ड्रोन से हमला हो जाएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर चौड़ाई वो हिस्सा है और उसमें से भी जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैं उनको, हाँ, उनके लिए तो और भी छोटी रास्ता हो जाता है, तो उनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उनके लिए खबर आ रही है कि वहाँ जो पेट्रियट और जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनकी जगह बदली जा रही हैं तेज़ी से। अब अमेरिका ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप उनकी जगह बदल कर लेके कहाँ जाएंगे। एक जगह से आप दूसरी जगह मूवमेंट कराते हैं, उसकी तुरंत ही सैटेलाइट पिक्चर आ जाती है। आप ये कहते हैं कि भाई ईरान के जो पलटवार होगा उस जवाबी हमले से बचाने के लिए अपने जो डिफेंस सिस्टम है उनकी जो स्थिति है उसको हम बदल रहे हैं, लेकिन उसका रियल टाइम डेटा तो लगातार ईरान के पास पहुँच रहा है
कि आपने इस डिफेंस सिस्टम को कहाँ से हटाकर कहाँ पहुँचा दिया है। अब डिफेंस सिस्टम ऐसा तो होता नहीं कि आप किसी गली में ले जाकर उसको खड़ा कर दें, आपको उसको किसी खुली जगह पर ही रखना पड़ेगा, और आप हटाएंगे तो उसका तुरंत ही जो रियल टाइम डेटा है वो ईरान के पास पहुँच जाएगा, और हमला तो वहीं होगा जहाँ आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा। तो अब अमेरिका भले ही कुछ भी करता रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार पलटी मार जाते हैं, और उसी के चलते ईरान को भरोसा नहीं हो रहा है। और ईरान अब जिस तरीके से कल ईरान के सुप्रीम लीडर का भी बयान आया है कि भाई इनसे अब कोई बातचीत नहीं हो सकती है, तो अब ईरान भी अड़ गया है कि भाई अगर आपको बातचीत करनी है तो पहले आप एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए कि भाई आप डील करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके के ट्रंप के बयान आते हैं, वो ईरान से तो बातचीत करते नहीं है, यानी किनसे बातचीत करते हैं, और फिर उनका बयान आ जाता है कि ईरान हमारी सब डिमांड मानने के लिए तैयार हो गया है, हम भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन भाई आप बातचीत किससे कर रहे हैं, ये भी तो कम से कम बता दीजिए कि भाई ईरान के किसी व्यक्ति से, वहाँ के जो संसद के स्पीकर हैं उनसे बातचीत हो रही है, या विदेश मंत्री से बातचीत हो रही है, किससे बातचीत हो रही है, इसका खुलासा डोनाल्ड ट्रंप आज तक नहीं कर पाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ आराधना है, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चर्चा कर रहे हैं हम ईरान पे। ईरान जंग फिर से शुरू होने वाली है, और ये बात, ये खबर जो है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस जंग को शांति की तरफ, यानी पूरी परमानेंटली खत्म करने की तरफ अगर बढ़ते हुए हम लोग आज से 3-4 दिन पहले देख रहे थे, तो पिछले 2 दिनों से इस जंग को फिर से उफान की तरफ, उभार की तरफ हम देख रहे हैं। आखिर ये जंग क्यों फिर से बढ़ने जा रही है या शुरू होने जा रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये समझने की कोशिश, और इन सबके इर्द गिर्द जो बातें अभी तक आ रही हैं वो बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, रख रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है, जरा आपके सामने आना चाहता हूं। कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई हो रही है, और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ, जैसे अभी बता रहे थे अविनाश, की डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका अपनी तैयारियां कर रहा है, थार्ड को और बाकी मिसाइलों को, कुछ इंटरसेप्टर को, कुछ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ईरान भी हाथ पर हाथ रखे बैठा नहीं है, ईरान भी यहां तैयारियां कर रहा है, ईरान भी मिसाइलों के खेप, वहां पर यह खबर भी आई कि एक नहीं बल्कि 3 जो वहां कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की खेप आई हैं, और वो कहां से आई हैं ये अभी पता नहीं है, रूस से है कि चीन से है कि किसी और तीसरे देश से है, ये पता नहीं। लेकिन ये सारी चीजें बताती हैं कि इस जंग की तैयारी अंदर खाने चल रही है, माना जाए। रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? बिल्कुल राजीव जी, अभी जो तमाम रिपोर्ट्स और जो जमीनी हकीकत, जो हालात नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल शांति की तरफ पश्चिम एशिया नहीं बढ़ रहा है, एक बार दोबारा जंग छिड़ने के ही आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अभी देखिए पाकिस्तान उधर अपनी तैयारियां कर रहा है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, इस तरह की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में वार्ता को लेकर अमेरिका में ही चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही है कि अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो ज्यादातर उनके नेतृत्व में ही पाकिस्तानी डेलीगेशन अभी ईरान गया था। इस बातचीत को के बीच मध्यस्थता के लिए उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन अब अमेरिकी रिपोर्ट्स में ही दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर पर अमेरिका को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर के IRGC के साथ बहुत गहरे संबंध रहे हैं, और ना सिर्फ ईरान के ही संबंध में अगर हम देखें, इससे पहले भी जब अफगानिस्तान के साथ अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, जंग छिड़ी हुई थी, उस दौरान भी अफगानिस्तान का सहयोगी रहा पाकिस्तान, और वहां तालिबान को भी आप सब जानते हैं कि तालिबान को खड़ा करने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ बताया जाता है। तो इस तरह उस रिपोर्ट में ये पाकिस्तान और अमेरिका, जी बिल्कुल, अमेरिका भी उसमें शामिल था। लेकिन अफगानिस्तान से जंग में अगर अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। तो यही वजह है कि ये सारे मुद्दे जोड़कर अब जो अमेरिकी रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुनीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए भी अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता की तरफ नहीं बढ़ पा रहा। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है कि अमेरिका अभी कह रहा है वार्ता के लिए, और फिर पता चला हम वार्ता की टेबल पर बैठे और वहां पीछे हमला हो गया। ईरान को अमेरिका पर इस बात के लिए भरोसा नहीं है। और दूसरा जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, उससे यह साफ है कि वो
ईरान की शर्तें मानने के लिए वार्ता की मेज पर नहीं जा रहे। भले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि अगर समझौता होता है तो मैं खुद जाऊंगा इस्लामाबाद, लेकिन यह तो साफ है कि वो ईरान की शर्तें नहीं मंजूर कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। उन्हें ईरान को यूरेनियम रखने की इजाजत देनी होगी, उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल मानना होगा। तो इस तरह ये जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका मान जाता है तो भले डोनाल्ड ट्रंप कहे ना कहे, ईरान इस जंग में जीत गया, ये पूरी दुनिया में साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद वार्ता इस वक्त पूरी तरह से फंस चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है कि यह वार्ता रद्द ही कहा जा सकता है, कि अभी वार्ता नहीं होने वाली। हां, अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भरोसा देते हैं कि हम आपकी शर्तें मान लेंगे, आप बातचीत की टेबल पर आइए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि फिर दोबारा बातचीत हो, इस्लामाबाद में ही हो, इस पर भी सवाल है। हो सकता है कि किसी और जगह बातचीत हो। और जो अभी मालवाहक जहाजों की आप बात कर रहे थे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, हॉर्मुज पर यूएस नाकेबंदी जारी, अमेरिका की नाकेबंदी जारी है, उसके बाद ईरान ने भी हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है। बीते दिन कितनी खबरें आई कि कितने जहाजों पर इस नाकेबंदी का असर देखा गया। ईरान की तरफ से भी हमले किए गए जहाजों पर, जिसमें एक भारतीय जहाज भी शामिल था। और इसे लेकर पूरा तनाव वहां पर, मतलब हॉर्मुज पहले जैसी स्थिति में पहुंच चुका है, ये ईरान ने बता दिया है। तो इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ता नजर आ रहा है। पूरे हॉर्मुज में इस वक्त अगर रियल टाइम डेटा भी अगर आप देखें तो वो यही कह रहा है कि पूरे हॉर्मुज में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जगह जगह शिप्स खड़ी है, कंटेनर्स खड़े हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा पास होने का। क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा तो हम भी नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। पहले अमेरिका को कदम उठाना पड़ेगा। अगर शांति चाहिए तो पहले अमेरिका को झुकना होगा, ईरान नहीं झुकेगा। यही वजह है कि अभी पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर है और कभी भी दोबारा हमला हो सकता है, दोबारा जंग छिड़ सकती है। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आप बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और जानकारी ये कि आसिम मुनीर को आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का करीबी माना जाता है, और ये बात अब अमेरिका मान रहा है। अमेरिका इस बात को भी अंदर खाने इसकी तहकीकात कर रहा है। और ऐसे में अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप जो आसिम मुनीर को अपने यहाँ लंच पे बुलाकर साथ साथ लंच कर रहे थे, याद कीजिए आप, उसके बाद फील्ड मार्शल बने थे आसिम मुनीर। वह आसिम मुनीर अगर ईरान के करीबी निकलते हैं तो अमेरिका को तो बहुत परेशानी होगी, ये बिल्कुल साफ है। और अमेरिका को परेशानी होगी तो फिर ये वार्ता कैसे चलेगी आगे। अमेरिका यहां पर अपने ही मीडिएटर पर भरोसा नहीं कर रहा है, और इसीलिए ये बात यहां तक पहुंच गई कि ये सेकेंड राउंड की वार्ता जो है वो खत्म होने, यानी वो कैंसिल होने की कगार पर है। और कगार ने कहे तो ये मान सकते हैं कि अब वो लगभग कैंसिल है अब। लेकिन सेकेंड राउंड की बातचीत आज हो या 6 महीने बाद हो, बातचीत तो होगी। एक टेबल पे आना होगा, 2 देश हो या 2 इंडिविजुअल हो, अगर वो लड़ रहे हैं तो उसमें उन दोनों के बीच शांति आज नकल होगी, या तो कोई खत्म हो जाएगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा, ये एक अलग है। और दूसरी बात यहां से आती है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए? क्या भारत के ऊपर भरोसा होगा? क्या ये पूरी की पूरी बातचीत शिफ्ट होगी इंडिया की तरफ? इस पर भी सवाल पैदा हो रहे हैं, और ऐसी बातें भी आ रही हैं इंडिया की तरफ शिफ्ट होती हैं तो फिर नरेंद्र मोदी का क्या रुख होगा? क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर ईरान भरोसा करेगा? क्योंकि कल जब 2 जहाजों पर फायरिंग हुई है उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब कर लिया। आज जब सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि 2 हॉर्मुज पर 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है, उस पर आपका क्या कहना है, तो पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? थैंक यू, और उठकर चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला थैंक यू, उठकर चले गए, धन्यवाद। यानी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तो आखिर क्यों जवाब नहीं दिया, यह भी बड़ा कारण है। लेकिन और भी बहुत कुछ है आपके पास अविनाश, और बहुत कुछ हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ईरान जंग, हम तो चाह रहे थे कि इसमें भारत में जो जंग चल रही है उस पर भी बात करें। जंग यानी यहाँ पॉलिटिकल जंग चल रही है। एक कहानी की शुरुआत हुई, उस कहानी में महिलाओं को रखा गया, यानी महिलाओं के इर्द गिर्द पूरी कहानी रची गई, महिला आरक्षण की बात की गई। वो पार्टी, उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के तमाम ऐसे लोग
जो पहले किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ नजर आते थे, ढेर सारे ट्वीट उन्होंने अभी डिलीट किए हैं। सोशल मीडिया पे उनके पुराने ट्वीट्स तैर रहे हैं और वो कह रही है कि विपक्षी दलों ने महिलाओं के आरक्षण में दगाबाजी कर दी, नहीं तो हम महिला आरक्षण कर देते, ले आते। भाई महिला आरक्षण बिल तो पहले से पास कर दिया आप 2023 में ही, और उसको लागू करने के लिए यही विपक्षी दल, यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी, यही डीएमके, यही टीएमसी, जो 4 दलों का आप बार बार नाम ले रहे थे, वो दल जो है वो आपसे यहां गुहार लगाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन आप सुने नहीं। और अब पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, फायदा लेने के लिए आप महिलाओं को फिर से आगे कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं की कहानी और ये जंग और ये पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की, उस पर चर्चा करेंगे। मगर चर्चा जो है वो पश्चिम एशिया में किस ढंग से जंग को फिर से भड़काने की कोशिश हो रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो धन्यवाद देते हैं, तीसरी तरफ फिर से वो हॉर्मुज पे आकर केंद्रित हो जाते हैं। दो बातें यहां अविनाश बहुत इंपॉर्टेंट आती है। आखिर ये अगर इसकी तह में जाया जाए कि आखिर कल से, परसों से ये बात फिर से ईरान क्यों भड़क उठा, ईरान क्यों बोला कि नहीं अब मुझे कोई बातचीत नहीं करनी है, अगर उसकी तह में जाया जाए तो कारण क्या हो सकता है? मुझे जो कारण लगता है, एक महत्वपूर्ण कारण वो लेबनान है। लेबनान के साथ आपने जिस सीज फायर की बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है, और लेकिन उस घोषणा को वो कुछ घंटे भी उस अमल नहीं कर पाए उस पर, और ईरान ने हमला बोल दिया। हालांकि आज खबर आ रही है कि आईडीएफ की, यानी इजरायली, ईरान ने नहीं, माफ़ी चाहूँगा, इजरायली डिफेंस फोर्स का एक सैनिक आज मारा गया है वहाँ लेबनान में, ये खबर भी आ रही है। लेकिन बात है कि कोई भी मारा जाए, इधर का मारा जाए या उधर का मारा जाए, सवाल ये उठता है कि आपने आखिर यहां लेबनान के ऊपर सीज फायर की घोषणा करने के बाद सीज फायर को अमल में क्यों नहीं लाया, पहली बात। और जिस इजराइल को जिसकी तारीफ कर रहे हैं, बीबी की तारीफ कर रहे हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू की, वो जो है वो आखिर आपके साथ ही छल, आपके साथ ही दगा क्यों कर रहा है, और इसके बाद आप फेस सेविंग कर रहे हैं, ये माना जाए? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया और 48 घंटे के अंदर ही अंदर उस सीज फायर का 10,000 बार उल्लंघन हुआ है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सीज फायर लागू ही नहीं हो पाया है, और इजराइल की सेना लगातार तोप से गोले बरसा रही है, और उसका कहना है कि इस जो दक्षिण का हिस्सा है वहाँ सीज फायर लागू नहीं हुआ है। और अब ये भी खबर आ रही, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि 10 किलोमीटर के हिस्से में लेबनान के अंदर हम येलो लाइन बनाएंगे, वहाँ पर एक बाउंड्री खींच दी जाएगी ताकि 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है लेबनान के अंदर, उस पर इजराइल की सेना का दबदबा रहेगा, यानी उनका कब्जा रहेगा। इजराइल ने लेबनान के 55 गांवों पर कब्जा कर लिया है। वहाँ जितने भी मकान बने हुए थे सबको विस्फोट से उड़ा दिया है, ताकि जो वहाँ के गांव वाले हैं वो वापस लौटकर ना आ पाएँ। और अब लेबनान में वो एक कंक्रीट की दीवार भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनका कहना है नेतन्याहू का कि जो सीमावर्ती एरिया में जो इजरायली रहते हैं, हम ये काम उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, आप बॉर्डर पर बना सकते थे ना दीवार को, आपने लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर जाकर, और उसमें भी जो वहाँ लेबनान के लोग हैं, क्योंकि उस एरिया में सिया आबादी है, ये जो बॉर्डर पर जो एरिया है वहाँ सिया आबादी है, आपने सियाओं के 55 गांव उजाड़ दिए हैं और उन पर कब्जा कर लिया है। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीज फायर की घोषणा तो जरूर कर दी इजराइल की तरफ से, लेकिन उसको मानने से साफ साफ मना कर दिया है। और इसी के चलते ईरान भी भड़का हुआ है कि भाई, जब शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी सीज फायर की ईरान के साथ में, तब लेबनान उसमें शामिल था, और इसी के चलते उसने पहले दौर की बातचीत हुई तो उसके बाद समझौता करने से मना किया। तब लेबनान, डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उन्होंने लेबनान को लेकर उसमें शामिल किया। लेकिन ट्रंप के कहने से और ज़मीन पर अंतर बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेबनान में कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। बस कुछ जो बेरूत में जो उनकी एयर स्ट्राइक चल रही थी, सिर्फ बेरूत में एयर स्ट्राइक रोकी गई है, बाकी का सीज फायर कहीं पर भी कोई अमल में लेके नहीं आया है। और जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ करना शुरू किया है, वो तो साफ दिख रहा है कि अब, क्योंकि ट्रंप को भी दिखाई दे रहा है कि ईरान के साथ जंग में उनके साथ सिर्फ एक ही देश खड़ा हुआ था, वो था इजराइल, और इसीलिए वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई अब हमें दोबारा जंग में जाना है और मदद सिर्फ इजराइल से ही मिलनी है। तो इसीलिए आज की तारीख में फिर से उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करना शुरू कर दिया है। नहीं तो कुछ दिनों पहले तो ट्रंप, जब सीज फायर हुआ था ईरान के साथ में, तो फिर तमाम जो बयान आए थे उसको लेकर इजराइल में ही सवाल उठ रहे थे
कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप हमसे बिना परमिशन के सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीज़ फायर का ऐलान 14 दिन का हुआ, उसमें इजराइल से बातचीत नहीं की गई। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर कर दिया तब बाद में नेतन्याहू को बताया गया कि सीज़ फायर हो गया है। और उसके बाद जब लेबनान को लेकर जो शर्तें रखी गई सीज़ फायर की, उनके बारे में भी इजराइल को नहीं पता था कि भाई ये शर्तें रखी गई हैं। लेकिन अब अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो तेवर बदल रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे रहा है कि अब वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं और एक देश बचा हुआ है, कम से कम उसको तो अपने साथ में रखा जाए। और बाकी का तो अभी, क्योंकि जिस तरीके से वो 22 तारीख को जो बोल चुके हैं कि हम हमला करेंगे, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है कि 22 तारीख को हमला होगा, वो उससे पहले भी हो सकता है, जो अमेरिका की नीति रही है। तो ऐसे में ईरान भी तैयारी है पूरी तरीके से, जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर का बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारी नेवी जो अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने नेवी का जिक्र ज़्यादा किया है, क्योंकि सबको पता है कि अब जो लड़ाई होनी है वो हॉर्मुज़ को लेकर ही होनी है। और अमेरिका के जो भी हमले होने, वो कारगिल हो या उसके आसपास का जो हॉर्मुज़ के आसपास का जो रीजन है, वहीं पर सबसे ज़्यादा हमले होंगे, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जिसका हॉर्मुज़ पर कंट्रोल होगा, जंग का विजेता वही माना जाएगा। और इसीलिए ये लड़ाई इस बार पूरी की पूरी हॉर्मुज़ पर ही केंद्रित होने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं, और वो दो बातें, आपकी बातें जो हैं उसको यहाँ पुष्ट भी करते हैं। और ये सेंटकॉम के कमांडर, पूर्व कमांडर हैं अमेरिका सेंट्रल कमांड जो है उनका, उसके पूर्व कमांडर हैं डेविड पेट्रस। आप जानते हैं डेविड पेट्रस जो हैं वो कई बयान दे चुके हैं इस जंग के खिलाफ, और वो जानते हैं, चूंकि सेंटकॉम के पूर्व कमांडर रहे हैं, वो जानते हैं कि अमेरिका की हालत क्या है, अमेरिका किस ढंग से सामरिक रूप से मजबूत है, ये सारी बातें वो अच्छी तरह से जानते हैं। और उनका बयान काफी मायने रखता है। वो कह रहे हैं, देखिए, कि यदि हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के मुद्दे को हल नहीं कर पाते हैं, देखिए, यदि हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुद्दे को हल नहीं कर पाते हैं, तो ईरान रणनीतिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। यानी रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली ईरान जो है वो मजबूत हो जाएगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये बात यहां पर इसलिए क्योंकि यहां पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और परमाणु कार्यक्रम, यही तो दो मुद्दा है जिसकी बात आप कर रहे थे, जिसकी बात आप कर रही हैं आराधना। और ये जंग भी, हम लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि ये जंग इसी दो पॉइंट पे आके टिकी हुई है। और इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट और हो जाती है कि हॉर्मुज़ कंट्रोल में है ईरान के, और ईरान ने दिखा दिया कि हम जब चाहें इसको खोल सकते हैं, हम जब चाहें तो बंद कर सकते हैं। और आप कुछ नहीं, आज अगर ईरान ये भी कह रहा है कि 28 तारीख से पहले की हालत क्या थी, 28 तारीख से पहले हमने इसको ओपन कर रखा था। आप कहेंगे तो पैसे नहीं लेंगे, आप हमको पैसा दे दीजिए, हमारे ऊपर आपने $270 बिलियन का घाटा करवा दिया है। $270 बिलियन फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईरान, आप दे दीजिए पैसा, जहाँ से दिलवाना है आप अपनी जेब से देना दीजिए, IMF वर्ल्ड बैंक से दिलवाना है वहाँ से दिलवा दीजिए, जहाँ से दिलवाना है दिलवा दीजिए। और नहीं देंगे तो फिर हॉर्मुज़ में वहाँ नाकेबंदी करेंगे, वहाँ एक डंडा गिराएंगे और उसमें चलो जी टैक्स, टोल टैक्स, जैसे हम लोग रोड पे देखते हैं वैसे वो करेंगे कि हाँ चलो खोलो, यहाँ से एक जहाज जाएगा। ये हालत। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये है कि परमाणु कार्यक्रम जो है यानी यूरेनियम एनरिचमेंट, उसमें भी कह रहा है कि हम NPT पे हमने हस्ताक्षर किया है। और NPT में ये नहीं है कि यूरेनियम एनरिचमेंट आप नहीं कर सकते, उसमें ये है कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते। हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हमारा एनरिचमेंट, क्योंकि हमारे जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा के लिए हमको एनरिचमेंट चाहिए और वो हम कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि जितना एनरिचमेंट होना चाहिए, जितना संवर्धन होना चाहिए, जितना % होना चाहिए, उससे ज़्यादा कर रहा है ईरान, ताकि वो बम बना सके। जी, ये कह रहा है कि आके चेक कर लो। ईरान ने शुरुआत में बहुत सारी बातें कही हैं, अब कह रहे हैं नहीं जी, ये जो यूरेनियम डस्ट है ना, जिसको हमने बर्बाद कर दिया और डस्ट में तब्दील कर दिया है, वो हमारे हवाले कर दो। मतलब सब चीज़ तुम्हारे हवाले कर दें और फिर हम क्या करेंगे? ईरान यही कह रहा है, हम क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच एक भरोसे की कमी है, एक विश्वास की कमी है। और ईरान, जब याद कीजिए कि ईरान जब जा रहा था इस्लामाबाद, तब भी ईरान के डेलीगेशन ने कहा था कि सबसे पहले अमेरिका को भरोसा यहाँ पर कायम रखना होगा, क्योंकि हमको अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच बागेर के भी बयान, कई सारे बयान हमने सुनाए थे, बहुत सारे वो अलग अलग ढंग से बता भी रहे हैं।
जी बिल्कुल राजीव जी, अगर देखा जाए तो जब ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा था, उसका साफ कहना था कि हम बहुत अविश्वास के साथ यहां आए हैं, और जब वो वार्ता फेल हो गई तब भी ईरान ने यही कहा था कि अमेरिका हमें भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहा। यानी वार्ता फेल हुई, क्यों हुई? बस एक जवाब है, क्योंकि अमेरिका हमें भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहा। और इन सब के पीछे ईरान के पास पूरा एक लंबा इतिहास है कि आखिर वो क्यों अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका ने जिस तरह ईरान पर अपनी मनमानी चलाई, जून 2025 की बात करें, उस वक्त भी बमबारी की गई, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। ईरान शांति से अपना यूरेनियम संवर्धन कर रहा था और बार बार कह रहा था कि यह हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए है, हम कोई बम नहीं बना रहे। वहीं IAEA की तरफ से भी पहले निगरानी की जा रही थी, ईरान ने कभी उस पर रोक नहीं लगाई। जितने उनको टेस्ट करने थे, जांच करनी थी, जो भी थी, वो सारा IAEA को अधिकार था, वो जाकर करता रहा। लेकिन जब बात इसके बावजूद बमबारी पर आ गई, जंग पर आ गई, तो ईरान ने भी उस जो जैसा उधर से आया वैसा ही जवाब ईरान की तरफ से भी दिया गया। यही वजह है कि अगर आज भी देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच कोई समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि बार बार वो ईरान को यह भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहा है कि अगर कल को समझौता हो भी जाता है तो हम आपके देश में दखल नहीं देंगे। आज यूरेनियम और हॉर्मूज को लेकर ईरान इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि एक तरह से ये उसकी सुरक्षा की गारंटी बन चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को हमें ब्लैकमेल करने नहीं देंगे, आखिर उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें भी पता है कि हॉर्मूज पे अगर पहले जैसी सिचुएशन नहीं लौटी, पहले की तरह हॉर्मूज से आवाजाही सामान्य नहीं हुई, तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप ही माने जाएंगे। यही वजह है कि आज वो दबाव में है कि कैसे भी ईरान आ जाए बातचीत की टेबल पर। और जहां तक सवाल है यूरेनियम का, मुझे तो लगता है कि अगर मौजूदा हालात देखें राजीव जी, जिस तरह अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर घिर चुके हैं, अगर उनका बस चलता तो वो कहते कि हमें नहीं चाहिए आपका यूरेनियम, आप रख लो। लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकते, इसलिए उनकी मजबूरी है यह कहना कि हम यूरेनियम लेकर रहेंगे। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि हमें जंग लड़नी पड़ेगी, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। यहां तक ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अब दोबारा अगर जंग छिड़ेगी तो हम अपने वो हथियार निकालेंगे जो हमने पिछले महीने बनाए हैं, यानी जिनकी जानकारी तक आपको नहीं है कि उनकी खासियत क्या है, काबिलियत क्या है, वो कहां तक मार कर सकते हैं, कितना नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। ऐसे हथियार अब ईरान निकालेगा अगर दोबारा जंग छिड़ती है तो। और उसकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर इस बार जंग छिड़ेगी तो इसका असर ग्लोबली देखा जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वो इशारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दे रहा है कि इस बार अगर दोबारा संघर्ष हुआ तो ये हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले ले। तो ऐसे में ये जो जंग चल रही है, फिलहाल इसका खत्म होना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अमेरिका ईरान को भरोसा दिलाए कि दोबारा ईरान को इस स्थिति में नहीं पहुंचना होगा, दोबारा उस पर हमले नहीं होंगे। उसके भविष्य की गारंटी अमेरिका उसे दे ताकि वहां पश्चिम एशिया में दोबारा शांति स्थापित हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पूरी दुनिया के लिए घातक ही साबित नहीं होगा, बल्कि जब सिविलाइजेशन के खत्म होने, पाषाण युग में ले जाने की, स्टोन एज में ले जाने की बात अगर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और इस ढंग से अगर कोई परमाणु जंग हो जाए, कुछ और हो जाए, तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। इसलिए यहाँ से इस जंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे थे, एग्जिट पॉइंट खोज रहे थे, लेकिन उनको वो मिल नहीं पाया और फिर से जंग की तरफ बढ़ते हुए हम पश्चिमी एशिया को देख रहे हैं। और उसमें दो प्रमुख कारण है। एक, डोनाल्ड ट्रंप की अपने बयान जो हैं वो एक जगह टिके हुए नजर नहीं आते हैं, और दूसरी तरफ बिन्यामिन नेतन्याहू, जिनको जंग किसी भी हाल में चाहिए। एक आदमी यहां बैठा हुआ है कि उसको एनी हाउ जंग चाहिए, क्योंकि अगर वो जंग में नहीं जाएगा तो वो जेल में जाएगा, और इसीलिए उसको जंग चाहिए ताकि वो निश्चिंत रहे और अपनी सत्ता पर कायम रहे, काबिज रहे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यहां से अलग ढंग से परेशान होते हुए, करते हुए दुनिया को नजर आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन सब के बीच दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आती है वो यही आती है कि क्या यहां से एक फिर से वार्ता के टेबल पर आते हुए ये लोग दिखाई देंगे, दोनों पक्ष दिखाई देगा, जिसमें अमेरिका भी और ईरान भी। ईरान के उप विदेश मंत्री हैं सईद खातिबजादेह, आप जानते हैं सईद खातिबजादेह जो हैं, उनका बयान भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उन्होंने साफ साफ इस जंग को लेकर जो कहा है उसमें यही कहा है कि ईरान अब अमेरिका के साथ नई और सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है।
यानी नई बातचीत, सेकंड राउंड की बातचीत के लिए उप विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि वो हम तैयार नहीं हैं, ईरान तैयार नहीं है, अमेरिका अपनी सख्त शर्तों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान अपना संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। साफ साफ क्लियर कह दिया गया कि एनरिच्ड यूरेनियम हम अमेरिका को नहीं देंगे। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ है, लेकिन ईरान चाहता है कि आमने सामने की बातचीत से पहले एक फ्रेमवर्क समझौता तय हो। बिल्कुल सही बात कि एक समझौते को तैयार किया जाए, फ्रेमवर्क तैयार किया जाए समझौता का, और अमेरिका को हमारी अहम चिंताओं को समझना और हल करना होगा, जिसमें ईरान पर लगे प्रतिबंध भी शामिल हैं। यानी ईरान यहां पर उन तमाम बातों को लेकर आना चाहता है जिसमें वो कह रहा है कि हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, हमारे फ्रीज्ड असेट्स और मनी जो हैं वो हैं, और उसके अलावा यूरेनियम आप हमसे मांग रहे हैं, एनरिच्ड यूरेनियम जो हम नहीं देंगे, हॉर्मुज पे आप कब्जा मांग रहे हैं वो हम नहीं देंगे, और इस जंग से बाहर निकलना है तो उसके लिए एक फुल प्रूफ जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो होना चाहिए समझौते का, और वो अगर नहीं लेके आते हैं आप तो ये जंग आगे और बढ़ेगी। और ईरान इस बीच अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है, ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो सीज फायर 14 दिनों की है, इस सीज फायर के बीच इधर अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, ईरान भी तैयारी कर रहा है, और इन तैयारियों से साफ दिखाई देता है कि दोनों देश, दोनों नहीं बल्कि तीनों देश फिर से जंग की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, और इस जंग में शांति के लिए कोई दिख नहीं रहा। और इन सब के बीच अगर यूरोप का हाल देखा जाए या एशिया के दूसरे देशों का हाल देखा जाए तो कोई भी आगे निकल के नहीं आता है। पाकिस्तान भी आगे निकल के आया तो पाकिस्तान को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन पाकिस्तान यहां मोहरा बन नहीं पाया और वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वार्ता बेनतीजा वहां से रही वहां पे, और वहां से दोनों खाली हाथ लौटे, अमेरिका और ईरान। तो इन सब के बीच आखिर ये जंग कहां जाएगी? ये जंग अगर दोबारा शुरू होती है, इसकी शुरुआत होती है, तो ये और भी गंभीर परिणाम इसके दुनिया को भुगतने होंगे। जैसे आराधना कह रही थी कि दुनिया जो है वो तबाह होगी, और ये दिखाई देता है पश्चिमी एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, और बेहतर है कि जंग ना हो, हम यही कामना करते हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अब आपसे इजाज़त चाहता हूं, क्योंकि समय भी हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त, और बहुत कुछ और भी है। हमारे साथ आप बने रहिए, और बहुत कुछ खबरों के साथ, वीडियो के साथ, लाइव के साथ 4 बजे फिर लाइव में हम जुड़ेंगे आपके साथ। लाइव कार्यक्रम 4 बजे देखिए, फिर शाम 7 बजे देखिए। बहुत कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। और अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आराधना आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया पूरी हमारी टीम को, हमारे न्यूज़ रूम को, और साथ में आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद शाम 4 बजे। नमस्कार।